आप सबका स्वागत है हमारी प्रेस ब्रीफिंग में। आज जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही जो महत्वपूर्ण बिल है फाइनेंस बिल, उस पे लोकसभा के अंदर उसका इंट्रोडक्शन और डिस्कशन लोकसभा के अंदर अभी चल रहा है और उस पे अभी अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से और लोकसभा में इस डिबेट को इनिशिएट करके मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ सदन में। आप लोग ने उस बात पे आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। तो हमारा इस बिल को लेके कई ऐसे विषय हैं जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जो हम मानते हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए इस बिल को लेके। पहला तो एक प्रश्न ये उठता है कि जो इस बिल के साथ साथ इस सरकार ने बहुत से बिलों में जो तकरीबन 30-40 ऐसे बिल हैं, अलग अलग एक्ट हैं ऐसे, उनमें अमेंडमेंट 30-40 एक्ट है, उनमें अमेंडमेंट इसी बिल के साथ क्लब करके फाइनेंस बिल सरकार लोकसभा में लेके आई है। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है और इसको लेके ऑब्जेक्शन टू इंट्रोडक्शन भी का पॉइंट भी उठा था। आर्टिकल 110 जो मनी बिल डिफाइन करता है, जिसका जवाब वित्त मंत्री जी ने दिया। आपने सुना होगा वो जवाब। उन्होंने कहा कि धारा 110 आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो मनी बिल की डेफिनेशन है उसमें सीधा टैक्स लगाने के साथ साथ उससे जो इंसिडेंटल भी हैं, आर्टिकल 110G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया वित्त मंत्री ने जवाब उसका देने के लिए, कि वो भी मनी बिल में फाइनेंस बिल में क्लब होकर लाया जा सकता है, एक रूट है। और उस पर आर्टिकल 111 साफ तौर से कहता है स्पीकर महोदय का फैसला फाइनल है सब पे। बाद जब भी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि ये फाइनेंस बिल में ये सारे जो अमेंडमेंट हैं बाकी एक्ट्स के, ये आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, उस पर फैसला अंतिम स्पीकर को देना होता है। स्पीकर महोदया ने फैसला दिया, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मगर वो ये जो पहला पॉइंट हमने उठाया कि ये पहली अच्छी परंपरा तो नहीं है, मगर जो इंसिडेंटल का जो आर्ग्यूमेंट दिया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें एक जो बहुत से एक्ट्स में अमेंडमेंट है, मगर जिसमें सबसे बड़ा है ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग, जिसके तहत आपने देखा होगा कि जो 20,000 से घटा के 2,000 करना, जो अनोनिमस जो डोनेशंस हैं, और बॉन्ड्स, रेजिंग ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, एंड बॉन्ड्स विल बी इशूड थ्रू आरबीआई। तो वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि ये आरबीआई के माध्यम से जो बॉन्ड इशू होंगे, क्योंकि एक तरीके से रेवेन्यू और बॉन्ड इशू में पैसा आ रहा है आरबीआई में, तो उसको उस नज़रिए से देखा जाए। और इंसिडेंटल ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा इलेक्टोरल जो है प्रोसेस में। हमने कहा कि ये नहीं, ये मेजर अमेंडमेंट है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, और उसका इंसिडेंटल ये है कि आप आरबीआई के माध्यम से बॉन्ड इशू करा रहे हैं। इसकी भावना आरबीआई पैसा इकट्ठा करने की भावना नहीं है इसकी। व्हाट इज इंसिडेंटल ऑफ व्हाट? आवर क्वेश्चन वाज कि अगर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो और उसके इंसिडेंटल कोई बात हो, वो तो आप फाइनेंस बिल के साथ ला सकते हैं, मगर ये तो असली भावना तो इलेक्टोरल फंडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की है, और उससे इंसिडेंटल ये पैदा हो रहा है कि आरबीआई को बॉन्ड इशू करने। तो हमने इसका विरोध किया कि ये इसको, और मांग करी, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग पे अलग से एक्ट बने, एक अलग से बिल सरकार लेके आए, जिसपे इसके सारे पहलुओं पे अच्छे से चर्चा होके, क्योंकि 20,000 से 2,000 होना देश के लोग खाना पूर्ति के नज़रिए से देख रहे हैं कि पहले जहां 10 नाम लिखने पड़ते थे वहां अब 100 नाम लिखने पड़ेंगे, मगर रियल चेंज नहीं सरकार ले पे आई है। इसीलिए हमारा सरकार पर आरोप है कि इन्होंने फाइनेंस बिल के अंदर ही इसको लेके आ गए कि ये पारित हो जाए और ये इशू क्लोज हो जाए। इस इशू को हम क्लोज नहीं होने देंगे। इस पर मांग करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग पे एक अलग से एक सरकार जो है एक लेजिस्लेशन लेके आए, और उस लेजिस्लेशन पे पूरी चर्चा हो, चर्चा के बाद एक ठोस कदम बने। पहला तो अब जहाँ तक फाइनेंस बिल की बात है, फाइनेंस बिल में कई चीज़ें जो सरकार टैक्सेशन, फाइनेंस बिल डील्स विद द टैक्सेशन मैटर्स। नाउ it was pertinent for us to also point out certain
fragility in the economic scenario in our country as it exists, especially the fast developing scenario post demonetization and the global scenario which is emerging. सरकार बहुत समय से कह रही है कि हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ के लिए तैयार है। 3 साल पहले भी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ करने जा रही है। इस बजट में भी कहा गया टेक ऑफ करने जा रही है। बहुत संतुष्टि सरकार ने एक रोजी पिक्चर पेंट करी, 7% ग्रोथ नई सीरीज के आधार पे। पहली बात तो इस सीरीज को लेकर आप सब जानते हैं बहुत प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं पूरे दुनिया में। जापानीज एक एजेंसी है नमूरा एनालिस्ट, उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। बहुत से एनालिस्ट प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि नई सीरीज सही मायने में सही आकलन कर रही है कि नहीं कर रही है, जितना बता रही है उससे ज़्यादा छुपा तो नहीं रही। मगर बहरहाल उसको भी माने और 7% हम इनके नंबर को आंकड़े को यूं ही स्वीकार करें तो ये रोजी पिक्चर और अच्छे दिनों की बात क्या पूरी होती है इससे? क्योंकि यूपीए समय में 10 साल तक हमारी औसत ग्रोथ रेट जीडीपी की 7.8% रही पुरानी सीरीज के आधार, और उसी को हम नई सीरीज में परिवर्तित कर दे तो 11.3%। तो 10 साल तक हर वर्ष औसत विकास दर जीडीपी की हमारे समय में 11.3% यूपीए के समय रही। 11.3% विकास दर, औसत सालाना विकास दर। अच्छे दिनों के वायदे थे, उम्मीद थी इससे ज्यादा बढ़कर कोई बात आएगी, आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मगर अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि 11.3% लगातार जो हमारी रही 10 साल, अब 7% इस साल की सरकार बता के ढिंडोरा पीट रही है कि अच्छे दिन आ गए। तो ये सवाल उठाना हमारा लाजमी। मगर जो आंकड़े हमने इनके आंकड़ों को यूं का यूं मान लिया, तो जो इसके अंदर जो आंकड़े दिए हैं इन्होंने फ्रेजिल, वो आंकड़े फ्रेजाइल इकोनॉमिक हेल्थ हमारे देश की बताती है। मैं कुछ 4-5 आंकड़े आपको दूंगा। पहली बात, ये जो 7% जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है, इसके अंदर जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो ऐतिहासिक लो है, 26.9%। कि इकोनॉमिक ग्रोथ का केवल 26.9% जो हिस्सा है वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स बनेंगे। 2012 में ये 39% था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। 2012 से लेकर लगातार हर साल ये इसमें गिरावट हो रही है। 3 साल से इनकी सरकार है, चौथी बार वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। लगातार ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में जो गिरावट है उसको भी मैं बताना चाहूंगा। 2011-12 में, और इन्हीं की सरकार ने जवाब दिया, सभा पटल पे ये बात रखी गई है। 2011 में 2012 में 17 लाख करोड़ और 15 लाख करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भारत सरकार को, जितनी भी इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्री जिन्होंने प्रपोजल अपना अप्रूवल के लिए दिया गया, वो घटके 2016 में 3 लाख करोड़ पे पहुंची। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब तक ये 17 लाख और 15 लाख करोड़ से प्रति वर्ष इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ रहे थे, वो घटके अब 3 लाख करोड़ पे पहुंच गए। तो आने वाले समय में कितनी जॉब क्रिएशन होगी हमारी में, कितनी रोजगार उत्पन्न होने की संभावनाएं हमारी इकोनॉमी में बढ़ेंगी, उनको लेकर संशय और प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तीसरा फिगर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2011-12 में 80% से घटकर अब 72% इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 72% रह गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो प्री लीमन क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स वाले क्राइसिस उत्पन्न हुआ था क्राइसिस, उससे पहले इंडस्ट्रियल जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो थी वो 4 थी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी भी कंपनी कितना अपना पूरा इंटरेस्ट चुकाने का कितनी क्षमता किसी कंपनी में है, वो 4 से घटकर 2 हो गई है। मतलब आधी क्षमता रह गई हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने उस पर इंटरेस्ट देने के लिए। इसी से जुड़ा हुआ एनपीएस है, वो लोन अगर नहीं दे पा रहे, साथ के साथ हमारे एनपीएस बढ़ रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एनपीए 9.1% पे पहुंच गया है जो हमारे एनपीएस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और इसमें मैं ये कहूंगा कि इतनी तेजी से स्थिति जो है काबू से बाहर हो रही है एनपीएस के दृष्टिकोण से कि वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में एक प्रपोजल रखा है कि जो बैंक्स हैं वो पहले 7.5% तक एनपीएस जो था उसको उनको कम जो है टैक्स देना पड़ता था, टैक्स में रिबेट थी, अब 7.5% से 8.5% किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि 7.9% था जब ये बजट पेश किया गया फरवरी में।
अब मगर वो 8.5 भी कम रह गया क्योंकि 9.1% हो गई एनपीए। तो वो जो प्रपोजल भी लेके आया, मैंने आग्रह किया कि जो एनपीए इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने 7.5 से 8.5% किया, उसको भी बढ़ाएं। तो मगर एक जो आंकड़ा सबसे ज्यादा आपके बीच में भी रखना चाहूंगा, जो सभा में भी मैंने रखा, जो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो इस क्वार्टर का आया है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का कहा गया था कोई असर नहीं, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ केवल 4.34% आया है, और यह रिकॉर्ड केवल 10 साल का या 20 साल का नहीं तोड़ा, 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ। जब से हमने आंकना शुरू किया अपनी इकोनॉमी में आज तक, पिछले 58 साल में हमारी अर्थव्यवस्था ने धूप छाव सब कुछ देखी, धूप भी देखा, छाव भी देखी, दिन भी देखा, रात भी देखी, ऑयल शॉक भी देखा, इराक वॉर भी देखा, इमरजेंसी भी देखी, और हर तरह का परिस्थिति हमारी इकोनॉमी हर परिस्थिति में निकली है। मगर नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज कंपनीज कितना लोन ले रही हैं, ये आने वाले समय में कितनी हमारी ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगी, उसका सीधा सा ये पैरामीटर रहता है कि कितना लोन ले रही है। मतलब आज तक बैंकों से इतना कम लोन कभी किसी ने नहीं लिया 58 साल में, जितना पिछले 4 महीने के अंदर लिया गया है। पिछले 4 महीने के अंदर जितना कम जो है बैंकों से लोन लिया गया है, किसी 58 साल में कोई 4 महीने ऐसे नहीं हुए जितना कम लोन बैंकों से लिया गया है। ये एक आने वाले, केवल अभी ये जो नहीं, आने वाले समय की हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, क्योंकि प्रॉमिस किया गया था 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार, मगर आज जो है वो उस प्रॉमिस की तरफ, उस वायदे की तरफ ध्यान आकर्षण सरकार का करने का हमने काम किया। इसी प्रकार से जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट भी, इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं आप, इकोनॉमिक हेल्थ का मैं आपको दे रहा हूं। एक्सपोर्ट्स जो 2014 में जब सरकार इनकी बनी, तब $26.2 बिलियन का एक्सपोर्ट थे हर साल, वो घट के $22.1 बिलियन 2016 के अंदर। मतलब 3 साल के बाद एक्सपोर्ट्स जो है, पहले ग्रोथ होनी चाहिए थी क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी जो है में ठहराव आया है, और हमें पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों का लाभ है आज के दिन, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को है क्योंकि ऑयल प्राइस कम हो गई, कमोडिटी प्राइस कम हो गई, मगर उसका लाभ उठाने में हमारी सरकार असक्षम है। इसीलिए हमने आज सदन में, मैंने स्वयं और हमारी पार्टी ने इस सरकार को एक अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी देश को देने, हमने करार किया कि अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी है हमारे देश की, और जो लोक लुभावने ने अच्छे दिनों के वायदे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से किए गए थे, उनको पूरा करने में सरकार असक्षम साबित हुई है। जॉबलेसनेस बढ़ रही है इस इकोनॉमी में, ग्रोथ जो ये कम है, जो अपना क्रेडिट ले रही हैं कंपनियां, उसके साथ साथ जो अगली उसकी कड़ी में है वो जॉब्स, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जॉब ग्रोथ 2016 में लोएस्ट इन 6 ईयर्स, 2009 के बाद सबसे कम जॉब ग्रोथ, और लेबर ब्यूरो बता रहा है, भारत सरकार के आंकड़े। तो रोजी पिक्चर पेंट करने से काम नहीं चलेगा। और केवल यही नहीं, 2016 की जॉब ग्रोथ नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ने जो आकलन किया, आंकड़े दिए, अगले 2 वर्ष भी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। उन्होंने आकलन किया है कि जो 2017-18 में और 2018-19 में, उनके आकलन से हमारी जॉबलेसनेस बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था में। और केवल अकेली ब्राजील के अलावा हमारा ही देश एक इमर्जिंग इकोनॉमी की श्रेणी में आता है जिसके अंदर जॉबलेसनेस बढ़ने की आकांक्षा यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आकांक्षा जाहिर करी। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। हमने सरकार से आग्रह किया कि सरकार अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को फाइन ट्यून करे ताकि इकोनॉमी को दोबारा से रेल पे, ट्रैक पे लाया जा सके, और जो वायदा किया गया था 2 करोड़ नौकरियों का, उसको पूरा कर सके। टैक्सेशन पॉलिसीज में हमने कहा कि सरकार उन सेक्टर्स को, खासतौर पे अपैरल, गारमेंट, फुटवेयर, उन सेक्टर्स को कॉर्पोरेट टैक्स की विशेष छूट दे, क्योंकि सरकार ने फाइनेंस बिल में 5% छूट सभी अक्रॉस दी बोर्ड 50 करोड़ से कम का जो टर्नओवर है सभी कंपनियों को दे दिया। और उसका मैंने उदाहरण दिया, इसमें वो भी कंपनी आती है जो रियल एस्टेट का काम करता है, को प्रॉपर्टी डीलर, 10 लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, उसके अगर 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, वो भी, उसको भी छूट मिल गया।
और कोई अगर गारमेंट का मैन्युफैक्चरर है जिसमें 5,000 लोग एम्प्लॉयड हैं, उसको भी उतना ही जो है छूट मिल गई। तो हमने कहा कि केवल उन सेक्टर्स को ज़्यादा छूट देनी चाहिए जिन सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा। और यही इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम जी ने क्लियर तौर से 2 सेक्टर चयनित किए थे, अपैरल गारमेंट और फुटवेयर, क्योंकि इन सेक्टर्स में चाइना का एक्सपोर्ट का शेयर विश्व के बाजार में घट रहा है, मगर उसके घाटे का फायदा वियतनाम और बांग्लादेश उठा रहे हैं। आज वियतनाम और बांग्लादेश का जो शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है फुटवेयर और अपैरल में, वो हमारे देश से कहीं ज़्यादा पहुंच चुका। तो उसका मुकाबला करने के लिए इन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए था। जो कॉर्पोरेट का जो टैक्स कट किया गया, इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबको दिया, तो उस बात पे हमने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पे ध्यान आकर्षित किया था, जो जॉब्स की बात आ गई। एक और बात, और उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्न लेना चाहूँगा। हमने जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ का एक और लक्ष्य रहता है किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था की, कि जो अंतर है गरीब और अमीर में अंतर, उसको पाटे, उसको कम करे। मगर ये हमने देखा, खास तौर पे पिछले 26 वर्ष से देखा है, पोस्ट लिबरलाइजेशन हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुई है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर भी गया, मगर उसके साथ साथ हमारा गरीब अमीर का अंतर भी हमारे देश में बढ़ा है। खास तौर पे पिछले कुछ वर्षों के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी जो इस साल रिलीज हुई, आपने देखा होगा कि जो 1% सबसे अमीर हमारे देशवासी हैं, उनके पास हमारे देश की 58% संपत्ति है। तो ये इतना आज तक का रिकॉर्ड हाई डिस्पैरिटी हमारे देश में। और कोई भी अगर हम उनका आकलन करने का कोई भी मेजर हम चूज करें, जीनी कोफिशिएंट चूज करें, जो भी हम गरीब अमीर की, गरीबी और अमीर में अंतर कोई भी नापता, कोई भी मापदंड, उन्हीं सभी के दृष्टिकोण से आज तक की रिकॉर्ड गरीबी और अमीर में अंतर है। और इसको काबू करने का एक तरीका होता है टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे देशवासियों पे बराबर रहता है। डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा जो अमीर है उस पर ज्यादा रहेगा, कोई इनकम टैक्स है जितना अमीर है उस पर स्लैब बना के ज्यादा रहता है। कॉर्पोरेट टैक्स, मगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे पेट्रोलियम और डीजल का सेस, वो सबसे गरीब किसान और मजदूर को भी वही देना पड़ेगा, 9 रुपए। और जो मैंने उदाहरण दिया कि अंबानी और अडानी भी अगर अपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलाएंगे, उनको भी 9 रुपए देना पड़ेगा। इस सरकार ने क्या किया, पिछले 3 वर्ष में डायरेक्ट टैक्सेस कम करें। इस साल भी डायरेक्ट टैक्सेस 22,000 करोड़ घटा दिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए। सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है डायरेक्ट टैक्सेस को कम करके, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर किसी चीज में हुई है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी पेट्रोलियम सेस जो सबको बराबर देना पड़ता है। और ये मैंने ध्यान दिलाया कि हमारी जब सरकार थी तब पेट्रोल पे 1 रुपया 20 पैसे और डीजल पे 1 रुपया 46 पैसे का पेट्रोल का सेस था 2014 में। आज पेट्रोल पे 8 रुपये 95 पैसे और डीजल पे 7 रुपये 96 पैसे का सेस इस सरकार ने लगाया है 3 साल। आज तक के देश के इतिहास में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी। कुल मिला के 1,99,000 करोड़, 2 लाख करोड़ इस सेस के माध्यम से इस देश से कलेक्ट किए जा रहे हैं। लोगों से, देश के देशवासियों से कलेक्ट करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारे समय में आप सेस के माध्यम से कलेक्शन की बात छोड़िए, 1 लाख करोड़ की हम सब्सिडी देते थे, मतलब 2 लाख की कलेक्शन छोड़िए आप, हम सब्सिडी देते थे केरोसिन, डीजल और पेट्रोल पे। तो कहां 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं और कहां 2 लाख करोड़ कलेक्ट कर रहे हैं। और ये मैंने कहा कि ये जो कलेक्शन है ये इस देश में गरीब और अमीर के अंतर को बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस, सीधा जो टैक्सेस लगते हैं वो कॉर्पोरेट और अमीर जो है उस पर स्लैब बना के ज्यादा लग सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं वहां पे 2/3 टैक्सेस डायरेक्ट लेते हैं और केवल 1/3 इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट में सभी को, मैंने जैसे पहले आपको समझाया, सभी को बराबरी देना पड़ता है। पेट्रोल डीजल देखता नहीं है कि किसकी गाड़ी है। गरीब से गरीब को, अगर किसान को अपने ट्यूबवेल के लिए डीजल लेना है, वो भी सरकार को प्रति लीटर 9 रुपए दे के आएगा और अंबानी जी भी दे के आएंगे। वर्सेस इनकम टैक्स वर्सेस कॉर्पोरेट टैक्स जो उन पे ज्यादा लगाया जा सकता है ताकि गरीब अमीर के अंतर को कम किया जाए। मगर इस सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसकी वजह से पिछले 3 वर्ष से इतनी तेजी से ये अंतर बढ़ रहा है, जिसको देख के हमें चिंता होती है। मैंने एक गणित पूछा, जिस गणित का जवाब नहीं मिल पाया वित्त मंत्री से। मैंने गणित पूछा कि 2014 में जब ऑयल प्राइस 110 रुपए प्रति बैरल था, उस समय डीजल 56 रुपए दिल्ली के अंदर मिलता था। आज ऑयल प्राइस वो विश्व बाजार में $50 प्रति बैरल है, 40 भी पहुंच गया था, $50 प्रति बैरल है।
और आज डीजल 56 की जगह 59 रुपीज 10 पैसे, तो 3 रुपए बढ़ोतरी क्यों? वहां आधा, ये 3 रुपए बढ़ोतरी क्यों? तो हमने मांग करी, आपने कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी भारी राहत दी है, आपने जो है रिचेस्ट ऑफ रिचर को भी बड़ी भारी, तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में बड़ी भारी राहत दी है। हमने मांग करी एक मिसाल जाएगी देश में। हम नहीं कहते कि आप हमारे बराबर एक्साइज ड्यूटी कर दो पेट्रोल की, जितना हमारे समय में 1 रुपया मिलता प्रति लीटर, वो हम नहीं कहते। हालांकि उस समय हम 1 रुपया ही लेते थे, जबकि 110 रुपये 120 रुपये था इस बाजार में जो है तेल। हमने आज मांग करी आप केवल 5 रुपये घटा दो। आपने कॉर्पोरेट जो है टैक्स रेट इतना कम किया, आप केवल 5 रुपये डीजल पे भी घटा दीजिए, ताकि गरीब जनता पे भी ये बोझ कम हो। ये हमने मांग करी, कोई जवाब हम उम्मीद करें कोई ना कोई जवाब हमें मिलेगा। इसके अलावा आखिरी जो एक पॉइंट हमने इसको लिखा, एक टैक्स टेररिज्म की तरफ हमने ध्यान दिलाया इस सरकार का। फाइनेंस बिल में एक बड़ा जबरदस्त प्रोविजन ये सरकार लेके आई है। ऐसा प्रोविजन जो हम समझते हैं बड़ा रेट्रोग्रेड स्टेप है। सबसेक्शन 1 and 1A ऑफ सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 1 and 1A ऑफ सबसेक्शन 1 and 1A ऑफ सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस सेक्शन के तहत पहले जो इसकी भाषा थी उसमें यह था कि कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी के प्रेमिसेस को, रेजिडेंस को, किसी व्यक्ति को अगर रेड करती है, सर्च एंड सीजर करती है, तो उसको कोई ना कोई रीजन टू बिलीव एंड रीजन टू सस्पेक्ट दिखाना पड़ता है कि कोई ना कोई रीजन टू बिलीव, रीजन टू सब्जेक्ट, कोई ना कोई जो है उसके पीछे रीजन टू सस्पेक्ट या रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और वो रीजन ऑब्जेक्टिव है, उस पर सब्जेक्टिव डिसीजन इनकम टैक्स अथॉरिटी को लेने की इजाजत थी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई भी रीजन है, किसी से कहा सुनी हुई है, किसी ने बताया है, उस पर सब्जेक्टिव डिसीजन अपना माइंड अप्लाई करे, मगर ऑब्जेक्टिव रीजन होना चाहिए। कुछ ना कुछ फाइल पे रीजन होना चाहिए कि क्यों सर्च, सीजर और रेड की जा रही है। स्वतंत्रता नहीं है कि किसी के भी घर जाके कोई इनकम टैक्स का आदमी कि भाई हम आपके घर आ गए, सर्च सीजर आपका रेड करेंगे, और जो है बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के, जो जैसे आपने पीछे देखा, सरकार ने खुद ही कहा था कि इससे ज़्यादा अगर डिपॉजिट किए गए तो ही हम जाएंगे, इससे कम पे नहीं जाएंगे, ये था। इस इनकम टैक्स जो एक्ट को अमेंडमेंट लिया इस सरकार फाइनेंस बिल में लेके आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब ये पास पारित हो जाएगा उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को ये बताने की कि दे हैव रीजन टू बिलीव और रीजन टू सस्पेक्ट। और मैं एक और बात बताऊं इसका जो ध्यान दिलाऊं, ये केवल उस आदमी को बताने की आवश्यकता की बात नहीं, कोर्ट को भी नहीं बताना। क्योंकि पहले क्या था कि अगर किसी का रेजिडेंस रेड होता था तो वो कोर्ट में भी जा सकता था कि भाई मेरे को क्यों रेड है मेरे पे, क्यों मेरे को परेशान किया जा रहा है। अब कोर्ट को भी बताने की जरूरत नहीं, ऐसा कानून दुनिया में नहीं है जो नेचुरल जस्टिस के इतने खिलाफ कि कोर्ट को भी बताना नहीं इनकम टैक्स अथॉरिटी की टैक्स टेररिज्म को। जो है हम ये मान रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार दबाव में है कि किसी तरीके से अपने लक्ष्यों को, टारगेट्स को पूरा करके दिखाए जनता को, मगर ये इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के हाथ में एक ऐसा लाइसेंस सरकार देने जा रही है। और मैंने पूरी रूप से कहा कि इनकम टैक्स ऑफिशियल को इस देश के सबसे दूध के धुले नागरिक भी नहीं है, उनमें से कोई बहुत से लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। किसी घर आपके बैठ जाए, आपके घर बैठ जाए कि आप इस चैनल में काम कर रहे हैं, आप बताइए आपका सर्च हम रेड करेंगे, और नहीं तो आप ये जो है अपना दूसरा तरीका ये है कि हम केवल चाय पी के उठ के जाएंगे। तो किसी के घर भी बिना किसी कारण के, बिना कारण बताए, ना सिर्फ हमारे देश में, किसी दुनिया में किसी और देश में ऐसा नहीं है, कारण बताना पड़ता है। कुछ ना कुछ फाइल पे होना चाहिए कि इन्होंने इतना डिपॉजिट किया, इन्होंने ये किया, ऐसे। और केवल ये नहीं कि उस व्यक्ति को, कोर्ट को भी नहीं बताना। तो इट इफेक्टिवली रिमूव्स ऑल फेटर्स ऑन टैक्समैन एंड मेक्स हिम अनअकाउंटेबल टू एनी कोर्ट और appellate tribunal to explain whether he possessed credible information to order the raid. This has happened for the first time. पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रोविजन सरकार लाई है ये रेट्रोस्पेक्टिव 1962 से लागू कर रही है सरकार। तो रेट्रोस्पेक्टिव 1962, ना सिर्फ आपका स्वयं 1962 में आपके अगर जो है जो आपके घर में कोई और भी हो, तो 1962 से लेकर अब तक किसी भी इनकम टैक्स का आपकी जानकारी सरकार वो जो ये रेट्रोस्पेक्ट का जो, क्योंकि वोडाफोन में जब रेट्रोस्पेक्ट टैक्सेशन हमने किया था तो अरुण जेटली जी ने बहुत विरोध किया था उस बात। आज ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन 1962, ये मैं समझता हूं कि बड़ा एक चिंता का विषय है।
तो इस बात की तरफ भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि ये एक बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन साबित हो सकता है। इस पे विशेष ध्यान आकर्षण सरकार का किया, इसको विड्रॉ करे और इसको बदले, ऐसी हमने सरकार से मांग करी। तो ये आज फाइनेंस बिल पे मोटे मोटे हमारे जो है मुख्य रूप से हमारी जो फाइनेंस बिल की बातें थी, और कुल मिला के हमने यही सरकार से कहा कि हमारे सुझावों को सरकार हम उम्मीद करें माने और देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाए, अपने करे हुए वायदे ये सरकार पूरा करे। कोई अगर इसके अलावा कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आपको भी दे ही देते वो जो है, क्योंकि हम भी TS का तो बता दिया है, उससे ऊपर का और क्या चाहिए। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है कल का, नॉन फूड क्रेडिट इन इंडिया फॉल्स टू लाइफ टाइम लो ऑफ 4.34% आउटस्टैंडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल कंपनीज एट 74.55 लाख करोड़। दिस इज लोएस्ट बैंक क्रेडिट इन एटलीस्ट 58 ईयर्स। तो इससे पहले के सारे, आपको 58 साल के जितने फिगर्स है वो भी आपको ये आप ले लीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं इस बात की ग्रेविटी को, कि अगर लोन ही नहीं ले रही कंपनीज, आने वाले समय में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितनी जॉब क्रिएशन हो रही है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए ध्यान आकर्षण हमने किया है। ये भैया एक बार पढ़ के और फिर आप चाहे आइए। ये एक्चुअली ये फाइनेंस बिल तो मनी बिल है, और ये ड्रैकोनियन प्रोविजन जो आपने बताई कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1962 से ये लेके आएंगे, जिसको आपने टैक्स टेररिज्म कहा, कि कोई रीज़न भी नहीं देना है और कोर्ट को भी नहीं कोई रीज़न बताना है। तो इसमें आपके पास तो इतने नंबर भी नहीं है लोकसभा में, वो चाहें तो किसी भी तरह से उसको पास करा लेंगे और आपकी बात माने या न माने। सही बात है, सही बात है। हाउ विल यू? देखिए, वो तो आपकी बात सही है, नंबर्स उनके पास है, संविधान इजाज़त देता है, मगर जो हमने बात की कि संविधान की धारा 110 अनुच्छेद जी, आप धारा 110 सेक्शन जी, उसके आधार पे सरकार को इजाज़त है कि फाइनेंस बिल टैक्स कलेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ों को अमेंड करे और उसी से रिलेटेड इंसिडेंटल्स को। मगर हमारा ये जो इतने बड़े बड़े इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव हो रहे हैं, फाइनेंस बिल की बात नहीं हो रही है यहाँ, इनकम टैक्स एक्ट के में अमेंडमेंट की बात है। इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट इलेक्टोरल फंडिंग के लिए, ये जो सब हैं इसको फाइनेंस बिल के अंदर सबस्यूम करके सरकार पास नहीं करवा सकती। संविधान, ये हम समझते हैं कि ये संविधान की धारा 110 की भावना के विपरीत है। हाँ, हम मानते हैं, हमने पॉइंट उठाया और अध्यक्ष महोदय ने संविधान 110 का इंटरप्रिटेशन दिया और सरकार के स्टैंड का समर्थन किया, और उनका धारा 111 के अंदर उनको पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो संविधान को इंटरप्रेट कर सकती हैं और उनका इंटरप्रिटेशन फाइनल है। मगर हम मानते हैं कि संविधान की इंटरप्रिटेशन के भी जो है अनुरूप नहीं है, और बाकी हम प्रजातांत्रिक तरीकों से दोनों हाउसों में, दोनों सदनों में पूर्णतः इस बात को उठाने का काम करें। देखिए, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात बता रहे हैं कि अभी ये जजमेंट नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, तो अभी हम इस पे कोई बड़ा रिएक्शन जो है मैं समझता हूँ देने से पहले हमें जो इसकी जजमेंट आएगी उसका इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि आज राम जन्मभूमि के मुद्दे पे दोनों पक्षों को राय और सद्भाव से अदालत के बाहर बातचीत करने की जो सलाह दी गई है, ये संवाद और सद्भाव इस प्रकार का इस देश की गंगा जमुना तहजीब का हिस्सा है। दोनों समाज के लोगों में आम राय से सहमति बनती है तो यह शांति बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव का सबसे अच्छा रास्ता होगा। अन्यथा अदालत आने वाले समय में जब ये पूरा, जैसे आज कहा गया, तो ऑब्जर्वेशन है, दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देने में सक्षम।
देखिए, ये जो आप जहाँ तक इस म्यूज़ियम के डिटेल्स के बारे में क्या क्या मसला है, पूर्णतः पूरी जानकारी के बिना उस पर मैं समझता हूँ कि कोई कमेंट करना जो है सही नहीं रहेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी है, लोग बड़ा जनादेश, प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जो है देश में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह उनकी सरकार है और ये उन्होंने बार बार सबका साथ सबका विकास की बात की है और उस भावना के साथ हम ये मानते हैं देश के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और उसी भावना के साथ सरकार को प्रयास करने चाहिए, सबको साथ लेके सबकी भावनाओं का आदर करके चलने के सरकार हर संभव प्रयास करे, प्रयत्न करे। देखिए, जैसे मैंने कहा वो वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि जो है जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेंट किया है, फाइनल जजमेंट नहीं है और मगर फिर भी एक कमेंट आया है और यदि दोनों समाजों के लोगों में आम सहमति, आम राय बनती है तो इससे मैं समझता हूँ बढ़िया तो क्या हो सकता है और सामाजिक सद्भाव बनाने का यही सबसे अच्छा रास्ता होगा। अन्यथा सरकार, अदालत सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देने में सक्षम है। See, any measure, any step which is taken in the spirit of cleansing the electoral democracy and the electoral processes of this country are welcome. But at the same time, I would also say that as any serious steps should also be debated in the parliament, because the parliament is also has the sovereign right to look at various important steps and measures which are taken. So that also has to be respected. So I would say that any step which is taken in the correct in the direction of cleansing our democratic systems and processes is quite welcome. But at the same time, all major steps should also be debated, deliberated and discussed in detail in the parliament also, so that all the aspects and angles should be looked at before we conclude. No, see, if they don't agree, they are the government, they are the numbers. But we will, we have raised the point, and we hope that they will see merit in our, the arguments that we have made. We hope that they are able to see the merits in those arguments. But we have raised the matter, and it's up to the government to accept that or not. They have the numbers, there is no doubt about it.